हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के अगले टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। हमको दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन को देखना है। एक ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में और दूसरा एनिमल में। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ कि प्लांट या एनिमल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेस्ट मटेरियल्स का बॉडी में इधर से उधर जाना कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन हम लोग प्लांट में देखते हैं। प्लांट में क्या क्या का ट्रांसपोर्टेशन होना है। एक तो न्यूट्रिएंट का और दूसरा जो है वाटर मिनरल का, है ना, और गैसेस का। ये तीनों का ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले गैस को देखें। गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में जो है प्रेजेंट है जाइलम, पहले प्रेजेंट है स्टोमाटा, लेंटिसल और रूट हेयर्स जो है प्लांट में गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। स्टोमाटा टाइनी होल्स है, वो लीफ के ऊपर प्रेजेंट है और वह गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। लेंटिसल स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है, वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। रूट हेयर रूट के ऊपर प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं कि इतना सारा सिस्टम यहाँ पर क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लांट में डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का अभाव है। इस वजह से अलग अलग हिस्सा अपना काम स्वयं करते हैं। तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं। तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट को डिपेंड होता है सॉइल पर। सॉइल में ही ये दोनों चीज मौजूद होते हैं और सॉइल से प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है रूट के द्वारा, है ना। रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है और ये रूट से होते हुए प्लांट के स्टेम, लीफ और फ्लावर जैसे हिस्सों तक पहुंचता है। याद रखना है कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में जो होता है वो अपवार्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि रूट से स्टेम की ओर, लीफ की ओर, ब्रांचेज की ओर। तो प्लांट में ये जो अपवार्ड मूवमेंट वाटर और मिनरल्स का होता है, इसके लिए एक और टर्म दिया गया है जिसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। इस टर्म का नाम क्या है? एसेंट ऑफ सैप। यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में वाटर जो होता है, जो वाटर प्लांट लेता है, उसका बहुत ही कम मात्रा में यूज जो है मेटाबॉलिक पर्पस के लिए होता है। बाकी वाटर जो है जरूरत पड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। उसके बाद देखते हैं कि हमारे प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के नाम से कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद होते हैं प्लांट में। यही वाटर और मिनरल्स और फूड का कंडक्शन करने का काम करते हैं। जाइलम के बारे में कहा जाता है और फ्लोएम के बारे में कहा जाता है कि प्लांट के ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम जो है वो 4 तरह के एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकियार्ड्स जो है वो कैसा है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, परफोरेटेड होता है, टैपरिंग एंड वाला होता है ना, और इसमें ढेर सारे पिट्स मौजूद हो। ये देखिए जाइलम और ये ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स का स्ट्रक्चर। ट्रैकियार्ड्स ये है, देख रहे हैं कि हम जानते हैं जाइलम के अधिकतर सेल्स जो होते हैं डेड होते हैं, इसलिए जाइलम को डेड टिश्यू कहा जाता है। ट्रैकियार्ड्स का स्ट्रक्चर देखिए, उसके ऊपर लिग्निन, दीवार के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन है और ढेर सारे छोटे छोटे ये पिट्स मौजूद है। इसी पिट्स के द्वारा जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। और वेसल्स जो होते हैं वो इसके एंड टू एंड जुड़े होते हैं नीचे तक, है ना। तो ये जो है वो वाटर को अपवार्ड डायरेक्शन में वाटर को पहुंचाने का काम करता है। ये अगल बगल वाले एडजेसेंट सेल में वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये डायरेक्टली अपवार्ड डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बाकी आपका जो है जाइलम पैरेन्काइमा, ये फूड के स्टोरेज का काम करता है ना। और जाइलम फाइबर्स जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। जाइलम जो है हेल्प करता है अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल को। इसका मूवमेंट को यूनिडायरेक्शनल भी कहा जाता है। ठीक है, कैसे कैसे काम होता है? वाटर तो ऊपर तक पहुंच जाता है। वाटर को ऊपर पहुंचने के लिए हम देखते हैं कि कुछ प्लांट तो काफ़ी छोटे होते हैं और कुछ प्लांट काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। और इतना दूर तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आखिर कैसे होगा? तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है पिछले क्लास में कि अगर मान लेते हैं ये हिस्सा, ये जो है ये प्लांट का स्टेम है, तो एपिडर्मिज, इंडोडर्मिज, हाइपोडर्मिज, कॉर्टेक्स और इस तरह से करते हुए हम लोग पिथ के हिस्से में पहुंचते हैं। प्लांट के सेंट्रल हिस्से में जो होता है वो क्या होता है? पिथ होता है और पिथ के अंदर ही जाइलम्स मौजूद होते हैं। तो प्लांट के मान लेते हैं कि रूट भी अगर है यहाँ पर, तो रूट में भी इसी तरह से एपिडर्मिज, इंडोडर्मिज, हाइपोडर्मिज और बीच में जाकर के आपका पिथ होगा, है ना। तो पिथ में ही जाकर के जाइलम और फ्लोएम मौजूद होगा। तो यहाँ तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसको जानना है। देखिए कि आप, ये एक रूट है
और रूट के ऊपर से जो है इस तरह से हेयर लगे हुए हैं। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर और मिनरल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के द्वारा एब्जॉर्ब होने के बाद ये धीरे धीरे इसी प्रोसेस के द्वारा यहाँ तक पहुँचता है ना, कहाँ तक, जाइलम और फ्लोएम तक। जाइलम और फ्लोएम वाटर को जो है ऊपर तक ले जाने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस यहाँ पर डन किया जाता है। पूरा मैकेनिज्म को समझिए कि पानी कैसे ऊपर तक पहुँचता है। तो सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट धूप में खड़ा होता है। धूप में उसको ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, एक प्रोसेस करता है ना। और प्लांट के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हमारे स्वीटिंग से मिलता जुलता प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि वाटर प्लांट जो है अपने आप को एक्सेस हीट से बचाने के लिए, है ना, स्वीटिंग करता है, यानी कि इवापोरेशन करता है अपने स्टोमाटा से, लेंटिसल से वाटर को वेपर के रूप में रिलीज करता है, यानी कि एक्सेस हीट को जो उसके बॉडी के अंदर पहुंच चुका है उस हीट को वो रिलीज कर देता है। किसके द्वारा, तो वह रिलीज कर देता है वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो यही प्रोसेस ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ट्रांसपीरेशन कहाँ से हो सकता है, तो ट्रांसपीरेशन स्टोमाटा से, लेंटिसल से, है ना, प्लांट के लीफ के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है उसके ऊपर से हो जाता है। तो इस तरह से अपने आप को वो हीट से बचाता है। ठीक है, अगर ट्रांसपीरेशन की बात है, ट्रांसपीरेशन हो रही है तो उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन होंगे, लाइट का प्रेजेंस, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी एयर में कितनी है, विंड चल रहा है, तेज गति से चल रहा है तो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, धीमी गति से चल रहा है ट्रांसपीरेशन कम होगा, वाटर का अमाउंट कितना प्रेजेंट है। इंटरनल फैक्टर क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर जो है क्रेंज एनाटोमी को रखता है या नॉर्मल एनाटोमी को रखता है, ये सब है। अब है बात, हमको ये सब इतना ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है कि क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपीरेशन का। तो ट्रांसपीरेशन के वजह से क्या होता है कि अगर ऊपर का वाटर रिमूव होता है तो नीचे से वाटर ऊपर तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ये हमें कंटिन्यूअस सप्लाई बनाए रखता है प्लांट के अंदर मिनरल्स का। प्लांट को एक्सेसिव हीट से बचाता है, इसके अलावा प्लांट के अंदर वाटर के ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने का काम करता है। ये ट्रांसपीरेशन का इंपॉर्टेंस है। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि पहला है मैकेनिज्म में ट्रांसपीरेशन पुल। जैसे ही वाटर्स जो है, मान लेते हैं ये प्लांट था, प्लांट में यहाँ लीफ था, तो यहाँ से वाटर जो है वो रिलीज हो गया, तो यहाँ एक जगह खाली हो गया, है ना, जगह खाली हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जाइलम जो है वो ऑरेंज है बीच में और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है प्लांट में, है ना। तो ट्रांसपीरेशन के वजह से वाटर का एक गैप वैक्यूम क्रिएट करता है ना, एक जगह पर पानी खाली हो जाता है तो इस तरह से। और फिर क्या होता है कि कैपिलरी जो बना है जाइलम के द्वारा, उसके वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, कैपिलरी फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, कोहेशन और रेडिएशन फोर्स होता है। कोहेशन रेडिएशन फोर्स का मतलब हुआ एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से चिपक करके रहना चाहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एक अगर आगे चलेगा तो उसके पीछे वो निचले को भी क्या करेगा, ऊपर की ओर खींच लेगा। साथ साथ क्या होता है कि रूट हमारा एक प्रेशर लगाता है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, है ना, इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं और इस वजह से वाटर जो है कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा पानी जो है प्लांट में ऊपर तक पहुंचता है। ट्रांसपीरेशन पुल्स, है ना, टर्गर प्रेशर, कोहेशन एडिहेशन फोर्स, ये सब मिलकर के कैपिलरी फोर्स, ये सब मिलकर के पानी को प्लांट में ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब प्लांट में है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में जानना कि फूड कैसे आगे बढ़ता है। हम जानते हैं कि किचन हो गया प्लांट का, कौन, लीफ हो गया, लीफ के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के बाद फूड का प्रिपरेशन होता है स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च का जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर, इसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो जब ट्रांसलोकेशन होता है, कहाँ से ट्रांसलोकेशन होगा, फूड बना कहाँ था, लीफ में बना था, इसको पहुंचना कहाँ है, तो प्लांट के अदर पार्ट जैसे रूट, फ्रूट्स, स्वीट्स और ग्रोइंग हिस्सा में पहुंचना है। तो ये जो है वो साइट ऑफ स्टोरेज में पहुंचेगा या साइट ऑफ यूज में पहुंचेगा फूड, जो प्रिपेयर्ड फूड है ना। तो स्टार्च जो है वो शिफ्ट होता है फ्लोएम में। सबसे पहले लीफ से निकल करके इसको कहाँ पहुंचना है, फ्लोएम में पहुंचना है, और फ्लोएम तक पहुंचने के लिए इसको एटीपी का जरूरत पड़ेगा, एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। अब देखिए कि जैसे ही मान लेते हैं लीफ से हमारा स्टार्च निकला, तो स्टार्च जब लीफ से निकलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए कि लीफ के अंदर स्टार्च ज़्यादा मात्रा में होगा, जबकि हमारा फ्लोएम के अंदर जो है फ्लोएम के अंदर स्टार्च जो है वो लेस अमाउंट में होगा। तो लीफ के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर,
किसके कारण? स्टार्च के कारण जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये अपने हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो जब ये जाएगा उसके अंदर तो वाटर का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कंपेरिजन टू स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च के कंपेरिजन में जब वाटर का अमाउंट कम होगा तो फिर वाटर उसके अंदर एंटर करने लगेगा, टिश्यू के अंदर, फ्लोएम के अंदर, और इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लगातार ट्रांसपोर्टेशन होते रहता, आगे बढ़ेगा, फिर वहां वाटर आएगा, वाटर ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा, फिर इस तरह से कंटिन्यूअस हमारा सप्लाई बने रहा। और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के वजह से क्या होता है कि हम लोग देखते हैं स्प्रिंग में सारा पत्ता झड़ जाता है पौधा का, तो झड़ जाता है तो स्टोरेज एरिया जो होते हैं, स्टेम, रूट्स वगैरह, वहां से फूड जो है ट्रांसपोर्ट होकर के पहुंचते हैं कहाँ? बर्ड्स वगैरह में, या जो ग्रोइंग हिस्सा प्लांट का है वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि फ्लोएम जो है 4 तरह के सबस्टांस से बना होगा। साइव ट्यूब है, साइव ट्यूब ही मेन रूप से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये देखे है ना, पैरेलली अरेंज होता है, एक साइव ट्यूब दूसरे साइव ट्यूब से जुड़ा होता है, किसके द्वारा? एक प्लेट के द्वारा, जिसको साइव प्लेट कहते हैं, और इसी के बगल में कंपेनियन सेल रहता है जो साइव ट्यूब के फंक्शन में हेल्प करता है। मेन रूप से ट्रांसपोर्टेशन कौन कराया? साइव ट्यूब, और इसके फंक्शन में हेल्प कौन किया? तो कंपेनियन सेल हेल्प करने का काम किया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा है, तो यह स्टोरेज ऑर्गन है, और फ्लोएम फाइबर्स है, तो ये क्या करेगा? फ्लोएम फाइबर्स जो है वो मेन रूप से क्या करता है? फ्लोएम फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्टेशन, किस में? ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देखा प्लांट में कैसे कैसे फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है ना, किसके बारे में? एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों को, जैसे कि ब्लड्स है, ये सब को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को घुसे, बेल आइकॉन बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ अवेलेबल है। तो हमारे अंदर जो है, ह्यूमन के अंदर जो है या एनिमल के अंदर जो है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक खास चीज मौजूद होता है, कनेक्टिव फ्लूइड। क्या मौजूद होता है? कनेक्टिव फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, भास्कुलर फ्लूइड मौजूद होता है। यह दो है, एक तो ब्लड है और दूसरा क्या है? लिम्फ है। ये दो तरह का हमारा फ्लूइड बॉडी के अंदर मौजूद है। लिम्फ को क्या कहा जाता है? लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। लिम्फ को कहते हैं क्या? टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि इसका सिक्रीशंस जो होता है टिश्यू के द्वारा होता है। इसका एक अलग से चैनल होता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ढेर सारे लंबे मोटे मोटे नलीज होते हैं, उसको लिम्फ वेसल्स कहते हैं, और इसमें कैपिलरीज पाया जाता है जिसको लिम्फ कैपिलरी कहते हैं। इसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन से अलग होता है ना, इसका अलग चैनल है, और यह अपने सबस्टांस को इसी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मेन रूप से यह क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? यह ट्रांसपोर्टेशन करता है हार्मोन का और सर्टेन तरह के न्यूट्रिएंट का, कुछ ग्लूकोज हो गया, थोड़ा सा मात्रा में प्रोटीन हो गया, और फैट का, है ना, यह ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है लिम्फ। अब ब्लड को जानना है, तो ब्लड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्लड को अगर रख दिया जाए इस तरह से कुछ देर निकाल के, तो यह जम जाता है, नीचे सेल्स जमते हैं, ऊपर प्लाज्मा होते हैं। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% जो होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं। 45% ब्लड सेल। ब्लड सेल 3 तरह, सब 9th में आप लोग पढ़े हैं, फिर से रिवाइज करवा दिया जा रहा है। तो पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर का होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज का होता है ना। इसका फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है, और डेथ जो है स्प्लिन के अंदर होते हैं। आरबीसी का मेन फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। यह 2 तरह का होता है, ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट जो होते हैं साइटोप्लाज्म में कण को नहीं रखते हैं, जैसे कि आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जबकि ग्रैनुलोसाइट जो होते हैं उसमें 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल और स्नोफिल। न्यूट्रोफिल जो है वो फैगोसाइटिक नेचर का होता है, जर्म्स को किल करने का काम करता है। यह सबसे ज़्यादा मात्रा में 65% से ऊपर होता है। और दूसरा बैसोफिल जो है वह 0.5 से लेकर के 1% तक होता है। यह 3 तरह के केमिकल का सिक्रेशन करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन 3 तरह का केमिकल का सिक्रेशन करता है। हिस्टामिन
जो होते हैं और सेरोटोनिन जो होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, इन्फ्लामेशन को दिखाने का काम करते हैं, है ना। इन्फ्लामेशन जैसे कहीं पर चोट लग गया तो वहाँ पर स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन्फ्लामेशन को आगे बढ़ने से रोकते भी हैं। दूसरा चीज़ जो है हेपेरिन है, एंटीकोएगुलेंट है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से ये रोकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा जो है बचा कौन, तो इस्नोफिल बड़ा। इस्नोफिल जो है वो 20 से 25% होता है। यह डायरेक्ट अटैक करता है जर्म्स के ऊपर और हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लिम्फोसाइट हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करता है, डिफरेंट तरह के डिजीज से बचाता है। मोनोसाइट डायरेक्ट अटैक करता है, फाइट करता है और हमको डिजीज से बचाने का काम करता है। प्लेटलेट्स जो होता है रेगुलर शेप का होता है, 1 से 3 लाख पर क्यूबिक एमएम में पाया जाता है और यह क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करता है। साथ साथ यह ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट कराता है अगर कहीं भी इंजरी होता है तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आर्टरी और वेन में डिफरेंस को देखेंगे। आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ये हमारे मसल्स के अंदर दबे होते हैं, है ना। दूसरा जो है ये इलास्टिक होते हैं, ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, है ना। और इनका ल्यूमेन जो होता है सकरा होता है, नैरो होता है। इसमें इसके ल्यूमेंस में किसी भी तरह के वॉल्व्स नहीं होते हैं। यहाँ पर ब्लड जो है हाई प्रेशर में बढ़ता है विदाउट किसी, यहाँ पर जर्क होता है, ब्लड जो है जर्क के साथ बहता है, फास्टर गति से बहता है। वेन्स जो होते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। यह डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लाने का काम करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसके दीवाल जो होते हैं वो थोड़ा वाइडर होते हैं और इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, है ना। और बैक फ्लो को वॉल्व रोकने का काम करता है। इसमें ब्लड स्लो स्पीड से बहता है, धीरे धीरे बहता है। कैपिलरी क्या है, तो कैपिलरी जो होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड बहता है, ठीक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का मशीन, पंपिंग मशीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो से चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका अन्य वीडियो प्राप्त होते रहे, नहीं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, काम का रहेगा तो देखिएगा, नहीं तो नहीं देखना है। धन्यवाद।